हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जीवों में विविधता। तो हम लोग इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। अभी से पहले हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक के अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय के वीडियो करा दिया है, जो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, जहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे के क्वेश्चन कि इस चैप्टर में दीर्घ उत्तरीय के कैसे कैसे क्वेश्चन है और उनका आंसर कैसे लिखना है। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि मोनेरा की विशेषताओं को लिखिए, यानी मोनेरा जगत की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये होता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है कि मोनेरा जगत में सबसे प्राचीन, सरल तथा प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है। यानी इसमें कौन से जीव को सम्मिलित किया गया है? तो प्रोकैरियोटिक जो सूक्ष्म जीव हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। जैसे अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव में कौन कौन से आ सकते हैं, तो यहाँ पे जीवाणु आ सकते हैं, नील हरित शैवाल आ सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया ये सभी आ सकते हैं। उसके बाद माइकोप्लाज्मा भी आ सकता है। तो ये सभी क्या है? प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव हैं। तो ये सभी को मोनेरा जगत की या मोनेरा जगत में रखा गया है। अब यहाँ पे इसकी विशेषता की बात करें तो मोनेरा जगत की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में हमने लिखा है कि इस जगत के जीवाणु अकेले या समूह में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये जो जीवाणु है वो अकेले भी हो सकता है और एक साथ 10, 20, 15 यानी एक समूह में भी हो सकता है। फिर उसके बाद हमने लिखा है कि इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो दृढ़ होती है। दृढ़ का मतलब क्या होता है? ये कठोर होती है, कड़ा होता है। किसकी? तो मोनेरा जगत की जो भी सूक्ष्म जीव होंगे उनकी जो कोशिका भित्ति होगी वो दृढ़ होगा, कठोर होगा, कड़ा होगा। साथ में इनके जो केंद्रक हैं या केंद्रिका है या केंद्रक झिल्ली है, इनमें नहीं पाया जाता है। मोनेरा जगत के जीव में या सूक्ष्म जीव में केंद्रक, केंद्रिका तथा केंद्रक झिल्ली नहीं रहता है, यहाँ पे ये अनुपस्थित रहता है। फिर उसके बाद 4 नंबर पॉइंट में हमने लिखा है कि इस जगत में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, अंतःप्रद्रवी जालिका ये सभी नहीं पाए जाते हैं। साथ में इस जगत के जो जीव होते हैं स्वपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी हो सकते हैं। स्वपोषी के मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जो अपना खाना स्वयं बनाए, अपना भोजन स्वयं बनाए, उसको हम लोग स्वपोषी के नाम से जानते हैं। और जो दूसरों पर निर्भर रहे उसे हम लोग परपोषी के नाम से जानते हैं। तो इसमें दोनों तरह के प्राणी, दोनों तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, स्वपोषी भी और परपोषी भी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मोनेरा की विशेषता लिख रहा था, मोनेरा होता क्या है ये आपको जानकारी देना था। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग इस तरीके से आंसर को लिख पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है कि शैवाल कवक से किस प्रकार से भिन्न है? दोनों का एक एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पे शैवाल और कवक में डिफरेंस बताना है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इस तरीके से, एक तरफ शैवाल कर दिया है और एक तरफ कवक कर दिया है। शैवाल में हमने लिखा है कि ये जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद से बना लेता है, लेकिन कवक ऐसा नहीं होता, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। वो किस पर निर्भर रहता है? तो वो शैवाल पर ही निर्भर रहता है। वो किस पर रहता है? इस पर ही निर्भर रहता है। ये भोजन बना कर देता है और भोजन बनाने में जो कवक है ये शैवाल को सहायता प्रदान करता है, लेकिन ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है। अगर शैवाल की बात करें तो ये हरे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है, लाल रंग के होता है, यानी ये 3 कलर में पाया जाता है शैवाल। जबकि कवक की बात करें तो ये रंगीन पाया जाता है और रंगीन में ये आपको धूसर हरा रंग देखने को मिलेगा। कैसा रंग? धूसर हरा रंग देखने को ये मिल जाता है कवक। अगर हम शैवाल की बात करें तो ये जो शैवाल रहता है वो पानी के सतह वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जहां पे पानी ज्यादा है या पानी हमेशा रहता है, सालों भर रहता है, तो उस क्षेत्र में ये जो है वो पाए जाते हैं। जैसे कि ये समुद्र में पाए जाते हैं, फिर उसके बाद नदी में पाया जाएगा, नहर में पाया जाएगा, तालाब में पाया जाएगा। जहां पे पानी लंबे समय तक रहता है वहां पे ये शैवाल पाए जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें इसकी, जबकि हम कवक की बात करें तो ये कवक पेड़ की छालों में पाया जाएगा, पत्थरों में पाया जाएगा तथा पुराने दीवारों पर धब्बों के रूप में ये पाया जाता है।
ठीक है, ये कवक इन चीजों पर पाया जाता है, इन जगहों पर पाया जाता है। अगर हम शैवाल की बात करें तो इसका उदाहरण में आप स्पाइरोगाइरा ले सकते हैं, इसमें आप मशरूम को ले सकते हैं, ईस्ट को ले सकते हैं, ये सभी आपका कवक है और ये आपका शैवाल है। और इसमें भी शैवाल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक की बात कर रहा है तो इसमें हमने दो दे दिया है और इसमें आपको एक लिख दिया है। तो आप बढ़ा सकते हैं, अगर आपसे 2-3 कहे तो आपके बुक में भी दिया है, तो आप वहां से भी उसको देख करके बढ़ा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स में विभेद करिए या उसके विभेद को अंतर को समझाइए कि क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स में क्या डिफरेंस है, क्या विभेद है। तो देखिए उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा, एक तरफ क्रिप्टोगेम्स कर दिया है और एक तरफ फेनरोगेम्स कर दिया है। क्रिप्टोगेम्स की बात करें तो इसमें बीज रहित पौधा होता है, यानी इसमें जो पौधा होगा उसमें बीज नहीं रहेगा, और इसमें जो पौधा रहेगा उसके फल में बीज रहेगा, वो बीज युक्त रहेगा। ठीक है, इसमें वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती नहीं होता है। जो ये क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत जो आता है उसमें क्या होता है कि इसमें वास्तविक क्या होगा, जड़ नहीं होगा, यानी आप उसको देख नहीं पाएंगे, उसके जड़ को, उसका तना नहीं देख पाएंगे और साथ में उसके पत्ती को आप नहीं देख पाएंगे। जबकि अगर हम फेनरोगेम्स की बात करें तो फेनरोगेम्स में आप देख पाएंगे कि इसमें जड़ भी पाया जाता है, तना भी पाया जाता है और पत्ती भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो क्रिप्टोगेम्स है इसमें संवहन तंत्र नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ उच्च कोटि के जो इसमें होते हैं उनमें संवहन तंत्र पाए जाते हैं। लेकिन अगर फेनरोगेम्स की बात करें तो इनमें सभी में संवहन तंत्र पाए जाते हैं। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, दोनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। आगे चल के आप ये भी पढ़ेंगे कि जो क्रिप्टोगेम्स है और फेनरोगेम्स है इनको भी डिवाइड कर दिया गया है उप जगत के रूप में। एक को आप जब देखेंगे फेनरोगेम्स को तो ये अनावृत में या नग्न बीजी में कर दिया जाता है, और एक और है जो एंजियोस्पर्म, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और इसको जो डिवाइड किया जाता है इसको दो पार्ट में इसको भी किया जाता है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। तो ये सब आगे की चीजें आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, ये चैप्टर को भी हम बहुत अच्छे से डिटेल से आपको पढ़ा देंगे। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है कि जिम्नोस्पर्म के मुख्य लक्षणों को लिखिए, यानी जिम्नोस्पर्म के कौन कौन से मुख्य लक्षण है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जिम्नोस्पर्म होता क्या है। ठीक है, पहले आप जान लेंगे कि जिम्नोस्पर्म होता क्या है। तो जिम्नोस्पर्म एक ऐसा मतलब पौधा है या ऐसा जगत है जिसमें जो बीज होते हैं वो नग्न होते हैं, यानी इसमें बीज दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, मतलब कहाँ दिखाई नहीं देते हैं, फल के भीतर। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है कि इन पौधों को नग्न बीजी या अनावृत बीजी कहा जाता है, क्योंकि इनमें बीज फल के भीतर नहीं बनते हैं। इनका जो बीज है वो फल के भीतर नहीं बनता है और बीजों के बाहर फल का कोई आवरण नहीं होता है। कहने का मतलब है कि अगर ये फल है तो इसके अंदर बीज नहीं बनता है, इसके अंदर क्या होता है, कोई बीज नहीं बनता है। और अगर बीज के बाहर की बात करें तो इसके बाहर कोई फल का आवरण भी नहीं होता, यानी कहने का मतलब ये जो होता है वो नग्न बीजी होता है, इसके जो बीज का आवरण है वो ढका नहीं होता है। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। फिर अगला जो हमने इसमें पॉइंट लिखा है वो ये लिखा है कि इनमें फूल का अभाव होता है, यानी इनमें फूल न के बराबर पाया जाता है। ये बहुवर्षीय कहने का मतलब लंबे समय तक जीते हैं। लंबे समय कहने का मतलब 5 साल 10 साल 20 साल ऐसे करके ये पौधे का इनके जो पौधे रहते हैं वो रहते हैं। और सदाबहार कहने का मतलब सारे दिन, यानी 365 दिन की बात करें तो ये 365 दिन हरा भरा होता है। ठीक है, 365 दिन का होता है, हरा भरा होता है। और एक काष्ठीय का मतलब होता है लकड़ी, ये लकड़ी के फॉर्म में या काठ के फॉर्म में पाया जाता है, काठ के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ये कौन से, जिम्नोस्पर्म। फिर इनकी जो जड़ें होती हैं, तना होती हैं, ये इनके जड़ और तना तीनों विकसित होते रहते हैं, यानी तीनों समय के अनुसार बढ़ते रहते हैं। जड़ का इनका भी जो गहराई हो बहुत दूर तक चला जाता है। तना की बात करें तो ये भी काफी लंबा हो जाता है। और अगर पत्तियां की बात करें तो ये हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, हमेशा ये बदलते रहता है। तो ये सभी जिम्नोस्पर्म के गुण है, लक्षण है।
अगर बात करें तो इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, यानी दोनों अलग अलग होते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में आप ताड़ के पौधा को देख सकते हैं जो गांव में देखने को मिलता है। ताड़ जिसको गांव में मतलब गांव में ये आसानी से देखने को मिल जाता है, जिससे ताड़े वगैरह निकाला जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो पौधे होंगे ना वो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया होगा। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें कहता है कि द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पौधों को किन आधारों पर विभाजित किया जाता है। द्विबीजपत्री देखने से पता चल रहा है इसमें 2 बीज होगा और एक बीजपत्री इसमें 1 बीज होगा। तो इनको किन आधारों पर अलग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि द्विबीजपत्री, यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। 2 बीजपत्री तथा एक बीजपत्री पौधों को उनके बीजों की संख्या पे ध्यान रखना, उनके बीजों की संख्या के आधार पर विभाजित किया गया है। यानी जितना ज्यादा बीज होगा उसके अकॉर्डिंग इसे डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया है। अब कैसे, तो आइए देख लेते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे धान है, नारियल है, ईख है, गेहूं है, मक्का नहीं कह सकते, गेहूं है, घास है, बांस है, ताड़ के पेड़ है, इन सभी को एक बीजपत्री के रूप में डिवाइड कर दिया गया है। अब इसको देख सकते हैं कि जो धान का जो पौधा होता है उसके अंदर जो फसल होता है, अगर धान की एक धान की बात करें तो इसमें केवल और केवल एक ही बीज होता है। गेहूं की बात करें तो इसमें केवल एक ही होता है। नारियल की बात करें तो एक में सिर्फ एक ही होता है। लेकिन अगर हम आम की बात करें तो आम का जब बीज को आप तोड़ोगे तो उसमें 2 पार्ट ऐसे ऐसे दिखाई देगा। लीची का भी देखोगे तो ऐसे ऐसे दिखाई देगा। कटहल तो उसमें भी बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। तो ये तरीके होते हैं द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री को अलग करने का। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और भी इसमें आप चीज को लिख सकते हैं और भी इसमें चीजों को आप जोड़ सकते हैं कि इनके जो जड़ होती हैं वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा फैला होती हैं जो द्विबीजपत्री का होती हैं। लेकिन जो एक बीजपत्री वाले होते हैं उनका जड़ ज्यादा दूर तक फैला नहीं होता है। इनमें रेशेदार जड़ तंत्र पाए जाते हैं। तो ये चीजों को आप देख सकते हैं। जनरली आप अपने गाँव में भी देख सकते हैं कि धान के पौधा में कैसा होता है और आम के पौधा में कैसा होता है। तो इन चीजों को आप अपने से देख सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ही लिख देना है, इतना में कोई गलत काटने वाला नहीं होगा। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहता है कि जंतु जगत के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। यानी अभी से पहले जो भी हम लोग पढ़ रहे थे वो पौधे के जगत में पौधे या इसको हम लोग बोलते हैं पादप जगत। तो हम लोग पादप जगत में अभी से पहले पढ़ रहे थे। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो जंतु जगत में पढ़ने वाले हैं। तो इसके प्रमुख विशेषता क्या है जंतु जगत की, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि जंतु जगत के प्रमुख विशेषताएं निम्न है। क्योंकि जंतु जो होता है वो 2 तरीके का होता है, एक तो एक कोषीय होता है और सेकंड बहुकोषीय होता है। बहुकोषीय होता है, एक कोषीय कहने का मतलब इसमें केवल और केवल एक कोशिका पाया जाता है, और बहुकोषीय कहने का मतलब इनमें अन्य कोशिकाओं से मिलकर शरीर का निर्माण होता है, जंतु का निर्माण होता है। जैसे कि अगर हम मनुष्य की बात कर ले तो हम लोग बहुकोषीय जीव है। लेकिन अगर हम अमीबा की बात कर ले, ठीक है, अमीबा की बात कर लें, केचुआ की बात कर लें जिसको आम भाषा में चेड़ा बोला जाता है, तो इन चीजों को अगर बात करें तो ये सभी एक कोषीय बन जाएंगे। और ये जो बनेगा मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, जैसे भैंस, गाय, ये सब जो आ गया वो बहुकोषीय जीव आ जाते हैं। तो यही यहाँ पे हमने आपको बताया है कि जो जंतु जगत होता है इसमें बहुकोषीय और यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक करने का मतलब है बहुत ज्यादा इनमें कोशिकाएं पाई जाती है। फिर हमने लिखा है कि इस जगत के जीव या तो इसमें सारे के सारे परपोषी होते हैं, इसमें कोई स्वपोषी नहीं होता है। इसमें कोई स्वपोषी नहीं होता है। क्यों स्वपोषी नहीं होता है? क्योंकि इनमें हरित लवक, ठीक है, हरित लवक और क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इन्हीं के वजह से ये सभी के सभी परपोषी होते हैं। और परपोषी कहने का मतलब ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ये पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं या आश्रित होते हैं। फिर उसके बाद आगे का जो पॉइंट है इसमें हमने लिखा है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में तंत्रिका तंत्र तथा पेशी तंत्र पाए जाते हैं। अब उच्च श्रेणी के जंतु कहने का मतलब क्या होता है? जैसे कि मनुष्य उच्च श्रेणी के जंतु है, ठीक है, तो इसमें सोचने के लिए
और शरीर को मतलब एक दूसरे स्थान तक चलने के लिए, संवेदना देने के लिए एक तंत्र होता है जिसका नाम होता है तंत्रिका तंत्र, जो हमने आपको उत्तक में पढ़ा दिया है। आप लोग उत्तक वाले चैप्टर को देख लीजिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो उनमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, पेशी तंत्र पाया जाता है। जंतुओं में गमन करने की प्रवृत्ति होती है। गमन करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनमें क्या होता है, उनके अंदर एक तरीके का गति होता है या उनमें प्रवृत्ति होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह चल सके, फिर सके, इधर उधर घूम सके। ये जंतुओं में, जैसे कि मनुष्यों में भी होता है, फिर जीव जंतुओं में होता है, जैसे कि जो भी आप जानवर सोच लीजिए उन सभी में होता है। इनका जो शरीर होता है वो द्विपार्श्व होता है, अरीय होता है और सममित होता है। अब द्विपार्श्व क्या होता है, तो आप देख पाए होंगे मेढक, ठीक है। मेढक का शरीर बीच से मान लीजिए कि अगर ऐसे है तो यहां से वो कटा होता है, एक इधर और एक इधर के रूप में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विपार्श्वी। अरीय का मतलब क्या होता है, अरीय का मतलब होता है सिर्फ बीच से एक लाइन गुजर जाए और उसको अलग अलग डिवाइड कर दे। तो ये चीजें होती हैं, ये आपको सम्मिलित देखने के रूप में मिल जाएंगे। असम्मित का मतलब क्या होता है, असम्मित का मतलब होता है एक जैसा नहीं होता। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य का शरीर का आकार क्या है, एक जैसा है नहीं ना, कोई 5 फुट का है, कोई 2 फीट का, मतलब बहुत तरीके का डिफरेंस पाया जाता है। तो ये जंतु जगत के जो भी जीव है उनको देख, उनमें आपको इन सारे चीजों को या इन सारे गुणों को देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहता है कि वर्ग एम्फीबिया के विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन करिए। ये उभयचर क्यों कहलाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि वर्ग एम्फीबिया की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिनमें फर्स्ट हमने लिखा है कि एम्फीबिया जंतु जल तथा स्थल दोनों पर निवास करते हैं। पहला विशेषता इनका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो एम्फीबिया जगत के जो जंतु होते हैं या जीव होते हैं, इनको दोनों जगह रहने में कोई परेशानी नहीं होती है। जल में भी रह सकते हैं आसानी से और स्थल मतलब भूमि पर भी आसानी से रह सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर अगर बात करें तो इस जगत के जो जीव होते हैं वो अनियत तापी या शीत रक्तीय होते हैं। अब ये अनियत तापी क्या होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि इनके शरीर के तापक्रम में वातावरण के तापक्रम के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। यानी जैसा वातावरण है वैसा इनका शरीर चेंज नहीं होता है, सभी टाइम में वो एक समान रहता है। इनकी त्वचा की बात करें तो इनकी जो त्वचा होती है वो ग्रंथिमय होती है। वो त्वचा सल्क से नहीं ढका होता है, उस पर कोई सल्क नहीं होता है। और इनकी जो श्वसन की क्रिया है वो त्वचा से भी कर लेते हैं, गिल्स के माध्यम से भी कर लेते हैं और फेफड़े के माध्यम से भी कर लेते हैं। और उदाहरण के रूप में अगर देखना चाहें तो मेढक है, टोड है, धात्री दादुर है। तो इन चीजों को आप देखेंगे तो ये जल में भी रह लेता है और स्थल पर भी रह लेता है। और आगे की बात करें तो इनमें अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है। यानी इनका जो शरीर होता है ना, इनका जो शरीर होता है अंदर का वो अस्थि का बना होता है, कंकाल जो है वो अस्थि का बना होता है। और इनके हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं और 2 बेस्म, एक अलिंद और एक निलय पाए जाते हैं। ध्यान रखना, 2 अलिंद और एक निलय पाए जाते हैं इनके कक्ष में। अगर बेस्म की बात करें तो इनके 3 कक्ष या बेस्म पाए जाते हैं और 2 अलिंद और एक निलय पाए जाते हैं। इनमें बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन के मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि बाह्य निषेचन क्या होता है। अगर नहीं तो हम इस चैप्टर को जब पढ़ाएंगे अच्छे से तो वहां पे आपको इन सारे चीजों को डिटेल से आपके साथ शेयर करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे दिखाई दिया कि एग्जाम्पल कौन कौन से, तो इस तरीके से आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन इसी में था कि इस तरह के जीव को उभयचर क्यों कहा जाता है। तो उभयचर कहने का मेन रीजन है कि ये जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, दोनों पर निवास आसानी से कर लेते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होता है और इसी कारण से इन्हें उभयचर के नाम से जाना जाता है। तो आप ऐसे लिख लेंगे। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहता है कि वर्ग मेमेलिया के लक्षणों का वर्णन कीजिए। मेमेलिया का मतलब क्या है, तो इसमें स्तनधारी आ जाएगा। स्तनधारी कहने का मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाता हो, ठीक है, उसी को हम लोग मेमेलिया बोलते हैं या उसको स्तनधारी कहते हैं। तो ये उसी तरीके के आते हैं और इसमें आप समझ पा रहे होंगे हम मनुष्य भी आ जाएंगे और इस वर्ग के कुछ जंतुओं के नाम भी लिखना है।
तो हमने लिखा है कि वर्ग मेमेलिया के लक्षण निम्न है। सबसे फर्स्ट है ये नियततापी होते हैं। आप नियततापी के मतलब हम समझा चुके हैं इससे पीछे वाले क्वेश्चन में कि नियततापी होता क्या है, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक से ही समझ गए होंगे। इनका जो शरीर होता है वो, इनका शरीर का जो त्वचा होता है वो बाल से या रोम से ढका होता है। आप अपने शरीर को देख पा रहे होंगे कि आपका जो शरीर है उस पे बाल बहुत ज्यादा होगा, और बाल अगर नहीं है जिस जगह पे तो वहां पे रोम है जिसको रोवा बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रोवा, ठीक है, तो वो रोवा से ढका हुआ है। इनमें स्तन पाए जाते हैं। स्तन कहने का मतलब इन्हें दूध पिलाने वाला एक ग्रंथि पाया जाता है जो नवजात बच्चों के पोषण के लिए दुग्ध को स्रावित करता है, यानी दूध को वो अपने से निकालता है, ठीक है। फिर उसके बाद इस जंतु के जो जीव हैं वो श्वसन की क्रिया फेफड़ों के माध्यम से करते हैं। फेफड़ा तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम मनुष्यों में फेफड़ा पाया जाता है, तो इनके माध्यम से ही वो लोग क्या करते हैं, वर्ग मेमेलिया के जंतु सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया को करते हैं। इनके हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। इनके हृदय में क्या होते हैं, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है कि इनमें अंतःनिषेचन होता है। अंतःनिषेचन कहने का मतलब इसमें जो बच्चे का जन्म होता है वो माँ के गर्भ से होता है, यानी इसमें नर और मादा 2 चीजों में डिवाइड होता है। मादा शिशु, मादा का मतलब यहाँ पे क्या है, तो मादा का मतलब यहाँ पे है अस्थिरी। डायरेक्टली याद रखना है आपको कि मादा के मतलब अस्थिरी या माँ कह सकते हो आप जनरली। तो जो मादा है वो शिशुओं को जन्म देती हैं। हालांकि स्तनी के एक वर्ग ऐसे भी हैं जो अंडे देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडकीना, इकिडीना, इकिडना है, इकिडीना नहीं है, इकिडना है। ये क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देती है, अंडे देती है, और अंडे देने के बाद भी ये बच्चों को दूध पिलाती हैं, ठीक है, और इन्हें भी मेमेलिया में ही शामिल किया गया है। तथा एक वर्ग अविकसित शिशु को जन्म देता है, और एक ऐसा वर्ग है जो अपने बच्चे को पूर्ण रूप से वो जन्म नहीं देता है, यानी पूरा पूरा वो बच्चे को जन्म नहीं देता है, वो आधा देता है। जैसे कि कंगारू, ये अपने बच्चे को क्या करता है, पूरा पूरा जन्म नहीं देता है। इसके पेट के अंदर एक यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लो एक कंगारू है तो इसके पेट में के अंदर यहाँ पे क्या रहता है, खाली स्थान रहता है जिसमें ये बच्चों को अपना स्तनपान कराते रहती है, या कह सकते हैं बच्चों को पालती है, पोषण देती है। तो ये इस तरीके से होता है। अगर उदाहरण के रूप में देखें तो मनुष्य आ जाएगा, शेर आ जाएगा, चूहा, कंगारू, ये सभी क्या आ जाएंगे, वर्ग मेमेलिया के जंतु आ जाएंगे, या वर्ग मेमेलिया के भाग में आ जाएंगे। अब इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है जो लास्ट है, जिसमें कहता है कि वर्ग एबीज की विशेषताओं का उल्लेख करें। इनके शरीर के कौन से अंग पंखों में रूपांतरित होते हैं। एबीज के मतलब आपको बता दें कि ये पक्षियों से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये पक्षियों से संबंधित है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि वर्ग एबीज की विशेषताएं निम्न है। हमने फर्स्ट में लिखा है कि एबीज के अंतर्गत जो आते हैं वो पक्षी आते हैं। अब पक्षी के मतलब तो आप समझ पा रहे होंगे। इस जगत के जीव अनियततापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर के तापक्रम में वातावरण के तापक्रम के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। ये उड़नशील जंतु होते हैं। उड़नशील कहने का मतलब ये चलते कम और उड़ते ज्यादा है। ये चलते कम और उड़ते ज्यादा है, ठीक है। इनका जो शरीर होता है वो परों से ढका होता है। परों कहने का मतलब पंख से ढका होता है। इनके जबड़ों में कोई दांत नहीं होता है। ये भोजन को सीधा निगल जाते हैं। ये भोजन को क्या करते हैं, सीधा निगल जाते हैं। इनमें भी जो श्वसन की क्रिया है वो फेफड़ा के माध्यम से ही होता है। इनका जो हृदय है वो 4 बेसों में बटा होता है, जैसे कि मनुष्य में बटा होता है, हम लोगों में बटा होता है। अगर कंकाल की बात करें तो इनका जो कंकाल होता है वो स्पंजी होता है, और स्पंजी के साथ साथ बहुत हल्का होता है। स्पंजी तो होता ही है, साथ में बहुत ज्यादा हल्का होता है। और ये जो एबीज जो होते हैं ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं। क्या होते हैं, एबीज जो होते हैं वो अंडे देते हैं। ये बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। अगर ये बच्चे को जन्म देते तो इनको भी मेमेलिया में शामिल कर लिया जाता, लेकिन इन्हें मेमेलिया में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये अंडे देते हैं। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें एक और क्वेश्चन था कि इनके जो
कौन ऐसे पार्ट हैं जो पर में बदल जाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि इनके अग्र जो पाद है, अग्रपाद मतलब आगे का जो पैर है, ठीक है, आगे का जो पैर है, अर्थात यहाँ पे हमने लिखा भी है पैर पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, वो पंखों के रूप में कार्य करने लगते हैं। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा।